तो दोस्तों अगर बात करें ना, अभी Xiaomi भी प्लान कर रही है अपना एक मिनी स्मार्टफोन लाने का, यानी कि एप्पल अपना आईफोन 12 मिनी लेकर आई ना। और मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ यार, काफ़ी सारे वीडियोस में बात करी है, ये एक बार एक कंपनी छोटा आईफोन ले आए, यानी कि एप्पल अगर अपना छोटा आईफोन लेके आ रही है तो बाकी सारी कंपनीज ना एप्पल को फॉलो करने वाली है। और अभी खबर आ गई है कि जो रेडमी है ना वो भी कंसिडर कर रही है, जिस टाइप से आईफोन 12 मिनी है ना वैसे रेडमी मिनी, यस इस टाइप से आपको कोई स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, कुछ ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं आपको। यहाँ तक कि इसके साथ ही जो जनरल मैनेजर है लू वीबिंग, उन्होंने तो वार्न किया कि यहाँ पे बैटरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि फ़ोन को थोड़ा छोटा बनाना है, डिस्प्ले भी उसके अंदर बड़ा लगाना है। तो देखा जाए तो छोटे स्मार्टफोन का जो ज़माना है ना, या मैं कहूँ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स का ज़माना है ना, वो वापस आ गया है। अब रेडमी मिनी जो हम बात कर रहे हैं, अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे आप लोग बताओ, आप लोगों को किस टाइप के स्मार्टफोन्स पसंद है? आप लोग को बड़ी स्क्रीन साइज के फ़ोन पसंद है, जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स आता है ना 6.7 इंच वाला वो, या फिर आईफोन 12 मिनी जिसकी जो स्क्रीन साइज वो 5.5 इंच से नीचे होता है? ये बात आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ ही एक रिपोर्ट कल निकल कर आई थी, उसको में ये बोला गया था कि जियो का एक 5G स्मार्टफोन आ सकता है 2,500 रुपये में। ये बात आपने सुनी थी। इसकी बातें कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह दे देता हूँ। अभी के समय में जो जियो है ना वो काम कर रही है अपने 4,000 रुपये के स्मार्टफोन के ऊपर, वो आने वाले कुछ महीनों में रिलीज़ होगा। वो एक 4G स्मार्टफोन होगा, मीडियाटेक के चिपसेट के ऊपर चलेगा, कोई हाई एंड फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन एक बेसिक फ़ोन होगा जो कि उन लोगों के लिए बनाया जाएगा जिन लोगों को, जो ऑलरेडी जियो फ़ोन के यूज़र है ना, जो कि जियो फ़ोन आप लोगों को मालूम है कि फीचर फ़ोन होता है, उससे मूव करके वो स्मार्टफोन के ऊपर डालना चाहते हैं। एंड्रॉयड गो पावर्ड होगा, ये स्मार्टफोन के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जिस 5G फ़ोन के बारे में बात की जा रही है ना अभी इस समय, वो ये है कि ये वाला 5G फ़ोन अभी इस समय देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 5G स्मार्टफोन है अभी बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब जब इंडिया में 5G का नेटवर्क एलोकेशन होने वाला होगा, या फिर मान लो ऑक्शन हो गया, उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे आपको नेटवर्क रोल आउट होते हुए देखने को मिल रहा है या मिलने वाला होगा ना, तब 10,000 की कीमत के आसपास जियो का एक 5G स्मार्टफोन आ सकता है। लेकिन जिस एंट्री लेवल फ़ोन के बारे में बात की जा रही है 4,000 2,500 रुपये वाले में, ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब इंडिया में 5G का रोल आउट अच्छे तरीके से हो पाएगा, जिसे होने में कम से कम 2-2.5 साल भी लग सकते हैं। तो अभी इस टाइप का फ़ोन नहीं आने वाला। इस टाइप की प्लानिंग भी है कुछ। तो ये प्लानिंग भी मैंने सुनी है कि जियो फ़ोन का भी एक 5G वर्जन, यानी कि अभी आपको कीपैड वाला जियो फ़ोन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 4G सिम डाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर 5G कंपैटिबिलिटी डाल दे। जी हाँ, कुछ इस टाइप की बातें हो सकती है, यानी कि 5G कैपेबल जियो फ़ोन भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 5G के मामले में बात करी जाए, अभी के समय में 5G स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 5G का अगर ऑप्शन होता है तो रोल आउट देखने को मिलेगा, और जब ये रोल आउट पैन इंडिया हो जाएगा उसके बाद जियो ये चीज़ इंप्लीमेंट करेगी। तो अभी 5G का ऑप्शन हुआ होने में भी बहुत टाइम है, मतलब 2021 में होगा, फिर 2021 एंड से हम कुछ ना कुछ जगह 5G वगैरह देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। लेकिन एक बार इंडिया में थोड़ा स्टेबल 5G नेटवर्क आ गए ना, उसके बाद ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। डेफिनेटली ये चीज़ ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप ऐसी मतलब उम्मीद मत करके रखिए कि 2,500 रुपये में जियो का जो स्मार्टफोन है ना वो बस कुछ ही महीनों के अंदर आपको देखने को मिल गया। सिर्फ एक न्यूज़ है, पार्शियली ट्रू है लेकिन 100% नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमलाइन जो होती है ना वो मेंशन नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, ये जो खबर है ना, इस टाइप की चीज़ें सही है। इस टाइप से एक स्मार्टफोन आने वाला है, 4G स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन आने वाला है। 4G स्मार्टफोन आप बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, ये बात रख सकते हैं, मतलब कुछ महीने वेट कर लो। इसके साथ ही बात करें इंडिया में ना, तो CMR की एक रिसर्च से पता चला है कि चाइनीज़ ब्रांड्स के ऊपर जो फेवर होते हैं ना कंपनीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, इंक्लूडिंग Xiaomi, Realme, इवन OnePlus के ऊपर भी। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, वो फ़ायदा हुआ है सैमसंग को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लावा को भी फ़ायदा हुआ है। अब लावा जो है ना स्मार्टफोन मार्केट में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन फीचर फ़ोन वाले मार्केट में लावा पॉपुलर है। सैमसंग देखा जाए स्मार्टफोन्स में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और देखा जाए तो जो उन्हें फ़ायदा मिला है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉयलिटी फैक्टर मिला है ना, वो सैमसंग को मिला है। और शायद देखते आगने वाले समय में क्या रहेगा। लेकिन ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट के कारण जो स्मार्टफोन्स की सेल में डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो देखा जाए तो Tier 1 सिटीज़ में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन जो Tier 2 Tier 3 शहर थे ना, वहाँ पे जो बॉयकॉट वाली चीज़ थी ना उसका फ़र्क पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वगैरह को ध्यान में नहीं देते। इसलिए काफ़ी सारे ऐसे लोग थे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जो लोगों ने सैमसंग के फ़ोन्स को लेना परचेज़ किया। लेकिन Tier 1 सिटीज़ में जो Xiaomi के फ़ोन्स ले ले या Realme के फ़ोन्स ले ले, उनकी जो सेल्स थी ना
वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। तो देखा तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली आपको। इसी के साथ ही देखा है तो ऑफलाइन में भी ओप्पो वीवो को भी कुछ सेल्स वगैरह में नुकसान देखने को मिला, मतलब जो चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी उसने अच्छे तरीके से देख नहीं पाए। हालांकि ओप्पो को थोड़ा ज़्यादा हुआ, वीवो को उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखते हैं ये सारी कंपनियाँ अब धीरे धीरे इस समय रिकवर कर रही हैं। और आज के समय में देखा जाए तो किसी भी कंपनी को ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं हुआ। ऑब्वियसली तो थोड़ी बहुत रैंकिंग थी, एक बार आ जाने दो अच्छे तरीके से पूरी रिसर्च वगैरह की रिपोर्ट्स, उसके बाद में डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट की हालत क्या चल रही है। लेकिन फिलहाल के समय में इतना पता चल गया कि जो सैमसंग है ना वो ऑलरेडी नंबर 1 हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी, अभी जो सेल का पीरियड आया और अभी आने वाले समय में सैमसंग का नंबर 1 रहता है, Xiaomi रियलमी उसके आगे निकल जाते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कहानी रहती है। और इसके साथ ही एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली आईफोन से रिलेटेड, वो ये है कि अपकमिंग जो आईफोन 12 आने वाला है 23 अक्टूबर से इंडिया में प्री बुकिंग स्टार्ट होगी आईफोन 12 सीरीज़ की। तो वहाँ पे आईफोन 12 और 12 प्रो के जो प्री ऑर्डर्स है ना, उसने ऑलरेडी आईफोन 11 के जो प्री ऑर्डर्स थे ना उसको सरपास कर दिया है। इसके साथ ही 12 मिनी के और 12 प्रो मैक्स, जिसको लग रहा था कि प्री ऑर्डर उसके इतने अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। और ये सिर्फ वहीं देखने को मिला है जहाँ पे कुछ कंट्रीज़, जैसे कि हम बात करें यूएसए या फिर कनाडा की, जहाँ पे प्री ऑर्डर स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला एप्पल को। लेकिन बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पर भी उन्होंने स्टार्ट नहीं करा। तो उन्हें मालूम है कि आईफोन 12 को लेकर लोगों के मन में हाइप है और जो लोग हैं ना वो खरीदना चाहते हैं आज के समय में एप्पल का आईफोन। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए बात की जाए तो लॉन्च मतलब सेल्स स्टार्ट होने से पहले जो आईफोन 12 सीरीज़ है ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई लोगों के बीच में। वैसे आईफोन 12 की पूरी सीरीज़ देखें, 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, इन चारों ही आईफोन्स में से आप लोगों को कौन सा आईफोन पसंद है? मतलब अगर आप लोग कोई आईफोन खरीदने का सोच रहे हो या फिर सोचोगे तो इनमें से कौन सा आईफोन लेना पसंद करोगे, ये बात नीचे कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही बात करें तो आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर आपको एक फीचर देखने को मिल रहा था जिसको एप्पल सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, वो था 5G। अब आप लोगों को मालूम है पहले आईफोन इसमें आपको 5G देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है, आईफोन 12 जो है ना वो डुअल सिम में 5G को सपोर्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक साथ दोनों सिम को यूज़ करो, यानी एक रेगुलर सिम कार्ड जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो और एक ई सिम को भी यूज़ कर रहे हो, तो दोनों जो है ना फिर 4G नेटवर्क में चलेंगे। दोनों में से किसी के अंदर भी आपको 5G की कंपैटिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको 5G यूज़ करना है तो आपको सिंगल सिम के साथ ही आईफोन 12 को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये जो फ़ोन है वो 4G LTE नेटवर्क का यूज़ करके। करंट में कुछ हमारे पास लीक डॉक्यूमेंट सामने आए थे तो उससे बात पता चली है, तो ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। तो ये ऐसी कुछ बातें हो जाती है इसके बारे में। और इसी के साथ ही बात करें LG G8X ThinQ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था। इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करी क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि इसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगी और ये जो हाइप बनाने के लिए जो सेल्स होती है ना वो रखा जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली LG की तरफ से इसकी जो सेल्स की जो क्वांटिटी थी ना वो रखी गई और 2 ऐसी सेल्स देखने को मिली और क्लेम किया गया है कि 12 घंटे के अंदर 1.75 लाख और 350 करोड़ रुपए के जो LG G8X थे वो सोल्ड हुए। अब इसके पीछे का रीज़न वगैरह बात की जाए तो मेरे को कुछ चीज़ें ये समझ में आती हैं कि LG जो है वो इंडिया में सिर्फ अपना स्टॉक क्लियर कर रही थी और वो इंडिया के लिए जो स्टॉक लेके आए थे वो ही नहीं, जो ग्लोबल लेवल पे जो उनका जो स्टॉक पड़ा होता है LG G8X का वो कर रही थी। अगर किसी ने LG G8X ThinQ देखा होगा तो उस बॉक्स में तो चार्जर दे नहीं रहे हैं। ये हो सकता है कि बाहर की कंट्रीज़ में चार्जर अलग होता है इसलिए बॉक्स से चार्जर हटा दिया, बिना चार्जर के वो पैक करके जो अनसोल्ड यूनिट से दूसरी कंट्रीज़ में जैसे यूएसए यूरोप वगैरह की हो गई वो इंडिया में लिया, उन्हें बेचना चालू कर दिया। इसके साथ ही अगर आप देखोगे LG G8X के बॉक्स के पीछे तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग और जो इम्पोर्ट डेट होती है ना वो देखने को मिलेगी अक्टूबर 2020। अक्टूबर अभी चल रहा है, यानी कि अक्टूबर के महीने में ही LG G8X को इंपोर्ट करके बाहर से इंडिया में लाया गया है काफ़ी सस्ते प्राइस के अंदर। और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको डायरेक्टली जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं जो उनको कॉस्ट पड़ रही है ना उसी कॉस्ट पे बेच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इनके पास LG G8X का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हो, LG कुछ सोच रही हो कि अभी मोबाइल फ़ोन मार्केट से हम थोड़ा क्विट करते या फिर इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट छोड़ते और कहाँ पर डंप करें, हमारे पास इतना सारा स्टॉक है LG G8X का, तो उन्होंने इंडिया को यूज़ किया। यार कुछ इस टाइप की बातें हुई है तो मेरे को लग रहा है, वरना इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है कि एग्जैक्टली इस फ़ोन के ऊपर जाया जाए। सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस पे भी मेरे को डाउट लगता है कि आपको देखने को मिलेगी LG G8X ThinQ की। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी काफ़ी बड़ा सवाल है कि आपको LG G8X में आपको अच्छी सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिले। तो कमाल की बात हो जाती है LG इतने सारे फ़ोन सोल्ड कर पाई, क्योंकि अभी तक इतने लंबे समय से LG का कोई भी स्मार्टफोन जो होता है ना वो इंडिया में इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो ऐसे स्मार्टफोन को इंडिया में लिया या डंप कर रहे हैं इंडिया में, तो वो एक अच्छी सेल्स का साबित हो गया। खैर अच्छी बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, थोड़ा सा ओवर हाइप लगा। पर्सनली बताऊं मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया फ़ोन। खैर ये बात हो जाती है।
ठीक है, अच्छी बात है यार, काफ़ी सारे लोगों को मिल गया तो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी, तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है कि इस टाइप की जो सेल्स होती है वो दोबारा से रिपीट होती है कि नहीं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इसके साथ ही बात करें तो जो OnePlus 9 है ना, उसका जो कोड नेम है लेमोनेड, वो लीक हो गया है। लेमोनेड नाम से जो OnePlus है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन लेमोनेड के मामले में पता नहीं था एग्जैक्टली वो कौन सा फ़ोन है, लेकिन अब पता लग गया कि वो OnePlus 9 होगा। यस, यानी कि OnePlus 9 का जो कोड नेम है लेमोनेड कंफर्म हो गया है। आप इसे समझ सकते हैं अगले साल शायद ये मार्च या अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अगले साल की कहानी ना काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। 2021 में जो स्मार्टफोन लॉन्च थे वो ज़रूरत से पहले होने वाले हैं। जनवरी में बात करें तो गैलेक्सी S21 का लॉन्च होने वाला है, और फरवरी या मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं OnePlus 9 और 9 Pro देखने को मिल जाए। कुछ ऐसी बातें हो सकती है। तो अगला साल होने वाला है ना, वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए कंप्लीटली रिवोल्यूशनरी होने वाला है। सैमसंग ऑलरेडी ताकत मतलब कमर कस के बैठ चुका है कि उसे तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। OnePlus भी तैयार है, नॉर्ड के साथ भी तैयार है, अलग अलग चीज़ें होने वाली है। 2021 है ना, बहुत सही स्मार्टफोन के लिए बहुत सही ईयर होने वाला है। क्या पता 2021 में आपको पोको F2 भी देखने को मिल जाए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और इसके साथ फाइनली बात करें गूगल के बारे में, तो गूगल का जो Pixel 5 है ना, वहाँ उसमें लोगों को कुछ इशू देखने को मिल रहा है। वो ये है कि जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना, कुछ Pixel 5 की यूनिट्स में, एक ही जो डिस्प्ले होता है और जो बॉडी होती है ना, उसके बीच में एक बड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। और एक गैप ऐसा है कि इसके अंदर आपका पानी, धूल, मिट्टी वगैरह अंदर जा सकती है, जिससे फ़ोन के इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज हो सकता है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखा गया। अब ये सभी पिक्सल फोन्स में या फिर कुछ ही पिक्सल फोन्स तक लिमिटेड है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ Pixel 5 होता है ना, उसके अंदर देखने को मिल रहा है। Pixel 4 जो इंडिया में आता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, जो ग्लोबली US में बिक रहा है ना Pixel 5, उसके अंदर ये हो रहा है। तो देखते हैं आगे चल के गूगल इसे किस तरीके से टैकल करती है। हालांकि देखा तो गूगल को ना अपना हार्डवेयर में जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, वो इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले साल भी Pixel 4 और 4 XL के साथ उन्होंने जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे जो टिंट इशू होता है और जो लो ब्राइटनेस पे हाई रिफ्रेश रेट काम नहीं करता, इस टाइप के इशूज़ देखने को मिले थे। तो हार्डवेयर तो वो अच्छा बना रहे हैं, कीमत भी इस पर उन्होंने थोड़ी ठीक ठाक रख दी। बस ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी अच्छे तरीके से रखे। तो खैर ये बात हो जाती है। चलिए बात करते हैं आप लोगों कुछ कमेंट्स के मामले में। तो अभिनव भाई का सवाल है कि फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज विच वन विल यू प्रेफर, पोको M2 Pro, Narzo 20 और पोको X3? बजट अंडर 15K। अगर 15K के अंदर बजट है ऑब्वियसली पोको M2 Pro, लेकिन अगर आप पोको X3 तक बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो पोको X3 काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, अच्छा डिस्प्ले और आपको प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। Narzo 20 Pro से बेटर मैं कहूँगा कि पोको M2 Pro और पोको X3 अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेस के बारे में बात करते हो तो। इसके बाद अगला सवाल है विवेक का, वो पूछ रहे हैं कि 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग, सो वॉट अबाउट बैटरी हेल्थ इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन एंड पावर लॉस एंड हीटिंग टू? मेरे को लगता नहीं कि हीटिंग इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हीटिंग को डिसिपेट करने के तरीके ढूंढ चुकी है कंपनीज। लेकिन बात है कि पावर लॉस होगी और बैटरी डिग्रेडेशन, ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और क्लेम किया गया कि 800 साइकिल्स के बाद 20% डिग्रेड होती है बैटरी। खैर अभी हम देखते हैं आने वाले समय, एक बार इन फोन्स को आ जाने तो उसका बैटरी डिग्रेडेशन है ना, वो भी एक सीरियस इशू होगा। साल 1.5 साल में देखा जाए तो फास्ट चार्जिंग अगर कोई भी आदमी यूज़ कर अपने फ़ोन के अंदर, बैटरी उसको डिग्रेड होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर होता है। और जो कंपनीज होती है ना, वो इतना लॉन्ग टर्म सोचती नहीं है। कंपनीज ये सोचती है कि शॉर्ट टर्म में लोगों को खुश कर दो और लॉन्ग टर्म में हम दूसरा नया फ़ोन निकाल के लोगों को बेच देंगे। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटजी रहती है। देखते हैं एग्जैक्टली बैटरी कितनी डिग्रेड होती है 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग से। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।